है गाइस, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। कैसे हो दोस्त? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज इस प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर सेकेंड है, जिसमें आपको मैं ज्योग्राफी की क्लासेस को करवाने वाला हूँ। इसमें हम लोग देखने वाले हैं दोस्त कि ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर से 2021-22 तक किस प्रकार के क्वेश्चन आए हो, चाहे वो सीजीएल हो या जेपीएससी हो या अदर एग्जामिनेशंस हो या टीचर की एग्जामिनेशंस हो। इन सभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसे आप इस वीडियो को खाना बनाते वक्त, घूमते वक्त कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयरफोन के थ्रू या डायरेक्टली, क्योंकि आपका इसी समय का बचत होगा और आप इसे रिवीजन कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास में बने रहिए। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्रों, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उनको कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5, 4, 3, 2, तो 4 भागों में इसे विभाजित किया गया। कौन कौन? एक है पाट क्षेत्र, एक है दोस्त पाट क्षेत्र, रांची हजारीबाग का जो पठार है, राजमहल जो ट्रैप है, एक चाईबासा का मैदान। तो 4 हुआ: पाट क्षेत्र, रांची हजारीबाग का पठार, राजमहल ट्रैप और चाईबासा का मैदान। झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी, सब जानते हैं। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है और 4478 फीट इसकी फीट में ऊंचाई है। 4478 या 4480। इसे पारसनाथ पहाड़ी को मरांग बुरु यानी कि सर्वोच्च देवता, पहाड़ों के देवता कहा जाता है। शिकार त्यौहार भी इसी जगह मनाते हैं बैसाख पूर्णिमा के दिवस पर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365, 4480, 78। ठीक है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर रिपीटेड है। पारसनाथ पहाड़ी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है दोस्त। समुद्र तल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन है। तो आप देखा कि 1365 मीटर है और फीट में बात किए तो 4478 फीट है। पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? गिरिडीह में स्थित है। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ अपनी मोक्ष प्राप्त किया है। ये बराकर नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? बराकर नदी किनारे स्थित है। हिमालय क्षेत्र के पशु कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पारसनाथ पहाड़ी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र के जो पशु होते हैं। पारसनाथ पहाड़ी का पठार का हिस्सा किस क्षेत्र का हिस्सा है? गिरिडीह पठार का हिस्सा है दोस्त, गिरिडीह पठार का हिस्सा है। और झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन है लिनार, हिमालय, कोनेर, नहीं, पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। ओके। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो जुरासिक काल में हुआ था दोस्त, जुरासिक काल में हुआ था, याद रखना। और राजमहल जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें बेसाल, डोलोराइट, चट्टानों के पर्वत जो परतें होती है, इससे बनी होती है। तो सफ़ेद भूरे सेल, कार्बनिक सेल, सफ़ेद एवं भूरे बलुआ पत्थर तथा क्वार्टजाइट के मिश्रण है ये। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है दोस्त? तो ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, उत्तर पूर्व में। और मेराल एवं गुमानी नदी घाटियाँ इसके इर्द गिर्द स्थित है। रांची पठार छोटानागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है रांची, और ये 600 मीटर की ऊंचाई पर है। उच्चतर रांची का पठार औसत समुद्र तल से कितनी ऊंची है? तो 600 मीटर देखा। अब फीट में देखें तो 2500 से लेकर 3600, तो 2500 से 3500 याद रखो। अब इस प्रकार से याद करने में सहूलियत होगी। क्या याद रखोगे? 25-35 याद रहेगा। हाँ, रांची पठार की औसत समुद्र तल से कितनी है? 25-35, 25-36 याद रख लेना आप। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित बस्तियों में से किस में स्थित है? छोटा नागपुर पठार जो है रांची में, आसनसोल में, या सिंदरी में, भिलाई में, तो रांची में स्थित है दोस्त। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है, कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, कुछ भी। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में स्थित है। पश्चिमी या उच्चतर रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो पाट क्षेत्र। जो रांची का पठार है उसे पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ना कि नेतरहाट, पलामू, हजारीबाग, ये सब नहीं, पाट क्षेत्र है। ओके। इसकी औसत ऊंचाई कितनी? 1000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी? 1000 मीटर है। या बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाखाग जलप्रपात है, जो इसी क्षेत्र में स्थित है, इसी पाट क्षेत्र में स्थित है, बूढ़ाखाग। पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो उत्तरी छोटानागपुर पठार, बिग पठार, पूर्वी पठार, उत्तरी पठार। तो पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वो छोटानागपुर पठार का हिस्सा है। किसका है दोस्त?
छोटानागपुर पठार का हिस्सा। पूर्वी सिंहभूम जिला छोटानागपुर का हिस्सा है। यह दालमा की सीमा पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। दालमा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में, हाथियों के लिए फेमस है। छोटानागपुर पठार महाद्वीपीय पठार है। दामोदर को निम्नलिखित में से किसके बीच का द्रोण कहा जाता है? तो हजारीबाग और ये रांची और हजारीबाग का जो क्षेत्र है ना, उसको दामोदर नदी बांट देती है, बीच से डिवाइड कर देती है, याद रहेगा। तो दामोदर बेसिन जो है ना, वो दामोदर जो द्रोणी है, और रांची और हजारीबाग को अलग करती है। निम्नलिखित भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? एक तो केंद्रीय पठार है और दूसरा निचला पठार है, याद रहेगा, केंद्रीय पठार और निचला पठार। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया गया है, केंद्रीय पठार और निचले पठार के रूप में। यह निचले पठार जो है वो 1300 फीट की ऊंचाई के साथ यह सतह को अपनाने वाली सतह भी शामिल होती है। निचले पठार का उत्तरी भाग मुख्य रूप से टेबल भूमि के लिए जाना जाता है। कौन सी भूमि? टेबल भूमि के लिए जाना जाता है। झारखंड की भूगर्भीय संरचना कौन सी है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहा जाता है। धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। झारखंड के क्रम को कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस चट्टानों की मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम के धात्विक खनिज का जमाव इसी बड़े पैमाने पर हुआ है। इसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैंगनीज, चांदी, टीना आदि पाया जाता है। धारवाड़, तो धारवाड़ जो है ना, वो खनिजों का भंडार है। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड के दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा है? उसे छोटानागपुर पठार कहते हैं। तो जो दक्कन का जो क्षेत्र है ना, वो छोटानागपुर पठार भी है, मेघालय पठार भी है। इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार का नाम सुना होगा इस आपने, दक्कन पठार। देखो, छोटानागपुर पठार की पथरीली परतों को भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है। इसमें अति प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप की चट्टानें भी मिली है। ओके, देखो, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है मालवा पठार, उत्तरी पठार, मेघालय पठार और छोटानागपुर पठार। तो आंसर क्या होगा? छोटानागपुर पठार। जो प्राकृतिक रूप से प्रभाग है ना, वो छोटानागपुर पठार है। खनिजों के जमावड़ा है इस क्षेत्र में, छोटानागपुर पठार में। छोटानागपुर पठार चट्टानें बनी है, किससे बनी है, कब बनी है? ये प्री कैम्ब्रियन काल में बनी है। कब बनी है दोस्त? छोटानागपुर पठार का जो क्षेत्र है वो बनी है प्री कैम्ब्रियन काल में, याद रहेगा, प्री कैम्ब्रियन काल में। सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, आपको याद ही है। झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन कितना है? 60 से 100, 200, 300, 300 प्लस, नहीं, 100 से 200 है। और झारखंड की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है, और यहाँ औसत वर्षा बोले तो 140 सेंटीमीटर है मेरे भाई। चाईबासा का मैदान भाग सबसे कम क्षेत्र होती है, जबकि सर्वाधिक वर्षा जो होती है हजारीबाग में होती है। चाईबासा में ऐसे याद रखो कि वहाँ चाय की क्वांटिटी अधिक है, तो पानी का क्वांटिटी कम रहेगा, और हजारीबाग में पानी की क्वांटिटी अधिक है। याद करने का एक नौटंकी मैं बता रहा हूँ। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती दोनों से, अरब खाड़ी से भी और बे बंगाल से, बट 75% एटलीस्ट जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है मेरे दोस्त। मानभूम लौटते समय के महीनों में झारखंड में वर्षा होती है सितंबर से नवंबर के मध्य होती है। झारखंड के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है झारखंड में। झारखंड राज्य में मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है दोस्त, रिपीटेड क्वेश्चन है। झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? तो 25 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितनी है? तापमान जो है ना झारखंड का, वो 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस है। और पाठ प्रदेशों का औसत वार्षिक तापमान जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम मिलता है, जबकि संथाल परगना के पूर्वी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा के उत्तरी भागों का औसत जो वार्षिक तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। याद रहेगा। तो 23 से 26 के बीच इसका औसत तापमान है, तो 25 डिग्री दिया हुआ है ऑप्शन में। दिमाग ढक्कन खोल के रखो मेरे भाई। झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? तो
अगर मिलीमीटर में पूछा जाए तो 1400 है। कितना? 1400। और ऐसे 140 एवरेज है। झारखंड में सबसे ठंडी जगह कौन सी है? नेतरहाट है। नेतरहाट है। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? मानव गतिविधियां, ऊर्जा का क्षेत्र और ग्रीन हाउस उत्सर्जन। तो सभी क्षेत्र है, इसके सभी कारण है। मानव गतिविधियां भी है, ऊर्जा के कारण भी हो रही है, लगातार जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रही है झारखंड में, जैसे कोयला वगैरह का, तो उसके वजह से भी बहुत सारे CO2 फैल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस भी उसके लिए जिम्मेवार है। JAPCC झारखंड पैनल जो क्लाइमेट परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय योजना है, ओके, वो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब निर्मित की गई थी? तो 2008 में बना था। फुल डेट 30 जून 2008। JAPCC पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये 30 जून 2008 को बना था। कब? JAPCC कब बना क्लाइमेट चेंज के लिए? तो 30 जून 2008 को बना। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज की जाती है? तो नेतरहाट में है। नेतरहाट में ऑलरेडी तापमान जो होता है वो लो रहता है। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अपनी सीमा शेयर करती है? तो ऑप्शन में क्या है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम जो है नीचे के क्षेत्र है। कौन कौन? उड़ीसा कितने जिलों से टच करती है? तो 4। कौन कौन? दोनों सिंहभूम, पश्चिमी, पूर्वी, और सिमडेगा और सरायकेला। ये दोनों जो एरिया है, यानी कि 4, सिमडेगा, सरायकेला और दोनों सिंहभूम। याद रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? पूर्वी सिंहभूम, जो बंगाल और उड़ीसा दोनों की बाउंड्री शेयर करता हो। झारखंड की नदियाँ देखो। झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ हैं दोस्त? तो 8 है। झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ हैं? 8 है। कौन कौन? दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, अजय, मयूराक्षी और गंगा। गंगा किस क्षेत्र से बहती है? तो साहेबगंज से बहती है। मयूराक्षी नदी प्रवाहित करती है कहाँ से दोस्त? तो त्रिकुट पहाड़ी से ये मयूराक्षी नदी निकलती है देवघर के पास। यहाँ पर एक मेला लगता है, उसे बोलते हैं हिजला मेला। हिजला मेला लगती है। इसे उपनाम क्या दिया गया? मोर नदी या मोतिहारी नदी कहते हैं इसको। यह झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। याद रहेगा। हिजला मेला त्रिकुट पहाड़ी के आसपास, मोर नदी के आसपास ये लगती है। मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी में। रिपीटेड क्वेश्चन, दिमाग की ढक्कन खोल के रखिए। स्वर्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्त? तो छोटानागपुर पठार है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल। ये रांची जिले से 16 किलोमीटर के दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव से निकलती है। कहाँ से? रांची के नगड़ी से निकलती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, इसी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा पर स्थित है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि बताओ हुंडरू जो है जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा में और किस दिशा की ओर प्रवाहित है? तो पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ये पश्चिम में स्थित है और ये बहती कहाँ है? दक्षिण पूर्व की ओर। याद रहेगा। स्वर्णरेखा। ये झारखंड की एकमात्र नदी ऐसी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल खाड़ी में गिरती है। याद रहेगा। झारखंड की एक ऐसी मात्र नदी है स्वर्णरेखा जो स्वतंत्र रूप से बंगाल खाड़ी में गिरती है। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी कहा जाता है? तो स्वर्णरेखा को कहा जाता है माय डियर। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 395 किलोमीटर है। कितना? 395 किलोमीटर है। और झारखंड में 269 किलोमीटर ये बहती है 395, लेकिन झारखंड में बहती कितनी? 269। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पिस्का से है दोस्त, वही नगड़ी पिस्का, रांची के नगड़ी पिस्का से है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी जो है वो ये है, देखो स्वर्णरेखा, इसकी सहायक नदियाँ हुंडरू, दसम, जोन्हा जलप्रपात, जो जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। इस नदी पर स्वर्णरेखा परियोजना भी चलाई जा रही है। याद रहेगा। हुंडरू और दसम।
जोन्हा जलप्रपात इसी का निर्माण करती है। हुंडरू, दसम, जोन्हा जलप्रपात इसी नदी का निर्माण करती है। कौन सी नदी झारखंड राज्य से होकर गुजरती है? तो वैगई, अमरावती, सतलज, तो नहीं, यह स्वर्ण रेखा गुजरती है। प्रमुख नदियां दामोदर, स्वर्ण रेखा झारखंड से जो प्रवाहित होती है, बराकर, मयूराक्षी, शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल। वैगई और अमरावती नदी जो है तमिलनाडु राज्य में बहती है, याद रहेगा। वैगई और अमरावती क्या है, तमिलनाडु में बहती है। तो ऐसे ही ऑप्शन से आप क्लिक करके निकाल लोगे कि ये भाई झारखंड से नहीं बहती है। इनमें से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? छोटा नागपुर पठार है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से बहती है दोस्त, निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में जो नदी बहती है वो स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, स्वर्ण रेखा नदी बहती है। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? थर्मल, घरेलू, जैव न्यूनीकरण या रेडियो? आप जानते हैं कि रेडियो धर्मी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मिनरल्स, लौह अयस्क पदार्थ हैं, तो इसकी वजह से स्वर्ण रेखा जो नदी है वो प्रदूषित हो रही है। तो रेडियो धर्मी, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है ना, उससे स्वर्ण रेखा को बहुत खतरा हो रहा है। नगड़ी गांव में स्वर्ण रेखा दक्षिणी कोयल नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। जो स्वर्ण रेखा जो है नदी, वो दक्षिणी कोयल उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण रेखा दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम नगड़ी रांची में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो उत्तर कोयल होती है दोस्त, बराकर होती है, स्वर्ण रेखा होती है, लेकिन ये कदवा कहाँ से आ गया? ये कदवा बिल्कुल नहीं होती है। ओके, हाँ। अमानत नदी किस में गिरती है दोस्त? अमानत नदी चतरा से निकलती है, सब जानते हैं। अमानत नदी चतरा से निकलती है और गिरती कहाँ है? उत्तरी कोयल में। गिर गई जाके अमानत उत्तरी कोयल में। तो कोयल गिरी, अमानत गिरी कहाँ? उत्तरी कोयल में। अमानत नदी निकलती है हजारीबाग के पठार से निकलती है दोस्त। अमानत नदी चतरा जिला हजारीबाग से टच किया हुआ है, सटा हुआ है बहुत। खरकई नदी गिरती है, कहाँ निकलती है खरकई नदी? तो ये स्वर्ण रेखा में नदी में जा गिरती है, स्वर्ण रेखा में नदी में गिरती है। खरकई नदी का उद्गम कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा है। यह स्वर्ण रेखा की एक प्रमुख नदी है। खरकई नदी किनारे स्थित है। यह पहाड़ों में लौह अयस्क खनन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग जमशेदपुर में स्थित इस्पात संयंत्र में किया जाता है। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम पर स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई की नदियों के बीच संगम पर स्थित है। तो टाटा जो है उस खरकई और स्वर्ण रेखा दोनों से खूब बहुत पैसा कमाती है। खरकई नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? सिमलीपाल से निकलती है दोस्त, और स्वर्ण रेखा का साथी है झारखंड में ये। तो निम्नलिखित में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अमरकंटक से होती है। अमरकंटक से और कौन सी नदी निकलती है दोस्त? तो वहाँ से जो सोन नदी है, सोन अमरकंटक, सोन नदी वहीं से निकलती है अमरकंटक से। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी सोन की? उत्तरी कोयल जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये झारखंड के दो जिलों पलामू और गढ़वा से होकर के गुजरती है। इसका उपनाम क्या है? सोनभद्र या हिरण्यवाह। सोन नदी को क्या बोलते हैं? सोनभद्र बोलते हैं और हिरण्यवाह बोलते हैं। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों से होकर सीमा बनाती है, वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। रिपीटेड। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की मुख्य नदी नहीं है? दामोदर, बराकर, दक्षिणी कोयल सभी है दोस्त, बट फाल्गु नदी नहीं है। ये बिहार की प्रमुख नदी है। इसे निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अपने पूर्वजों की हड्डियाँ को विसर्जित किए करते हैं लोग। फाल्गु। इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है? तो दामोदर, पंचेत, दक्षिणी कोयल, बराकर। तो दामोदर नदी छोटानागपुर के लातेहार टोरी से निकलती है, याद रहेगा। दामोदर कहाँ से निकलती है? लातेहार के टोरी से निकलती है। ये झारखंड की सबसे बड़ी और लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? बराकर, कोनार, जमुनिया, बोकारो, कतरी, याद रहेगा। बराकर, बोकारो, कोनार
जमुनिया कतरी, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया कतरी। झारखंड की दामोदर नदी, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो लातेहार टोरी से निकलती है। ये लातेहार टोरी से निकलती है। झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। खूब पानी लेकर जाती है और बंगाल में बाढ़ ले आती है, तो बंगाल की जो गरीब जनता है उनका तहस नहस हो जाता है। झारखंड का शोक नदी भी कहा जाता है। गरीब क्यों? क्योंकि बाढ़ हो या बारिश, सूखा हो या तूफान, मरना तो गरीब को ही लिखा हुआ है ना। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है दोस्त? तो वो झारखंड में शुरू होती है। लातेहार टोरी से निकलती है। दामोदर नदी कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 592 किलोमीटर। और झारखंड में कितनी लंबाई कवर करती है? 290। कितना माय डियर? 290। दामोदर नदी नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती? हजारीबाग से गुजरती है, गिरिडीह गुजरती है, धनबाद से गुजरती है, बट सिंहभूम से नहीं गुजरती है। सिंहभूम से नहीं गुजरती है। लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रांची, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़ से होकर गुजरती है दामोदर। बराकर नदी कुल लंबाई कितनी है दोस्त? तो 225। कितना? 225। तो 225 याद रखना। कितना? 225 बराकर। बराकर नदी का उद्गम पद्मा हजारीबाग से होती है। 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है। माँ कल्याणेश्वरी मंदिर, जैन मंदिर जो है ना, मैथन बांध के पास, माँ कल्याणेश्वरी के पास स्थित है ये। इसकी अपोज हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद है। और इसमें 2 डैम बना हुआ है बराकर पर। कौन कौन फेमस डैम बताओ? तिलैया और मैथन। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्त? पद्मा में है, हजारीबाग के स्थित। केसो, अक्टोगुरियो और गुखाना नदी की मुख्य उपनदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं? बराकर की। बराकर की जो सहायक नदियाँ हैं ना, वही ये सब है। केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना और गुखाना नदी जो है वो बराकर की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदियाँ और उनके मूल नाम सही नहीं है? तो देखो, त्रिकुट पहाड़, त्रिकुट से निकलती है मयूराक्षी, बिल्कुल सही है दोस्त। मुंगेर से अजय निकलती है, बिल्कुल सही है। छोटानागपुर पठार के दामोदर निकलती है, लातेहार टोरी से, बिल्कुल सही है। टैगोर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल निकलती है, नहीं, दक्षिणी कोयल भी छोटानागपुर पठार से निकलती है, तो ये गलत है। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची के मध्य पठार से निकलती है। रांची के मध्य पठार से निकलती है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल की 2 सहायक नदी है। कौन कौन दोस्त? औरंगा, अमानत। उत्तरी कोयल की मुहाना कहाँ है? सोन में है। उत्तरी कोयल सोन में है। और बिहार में पटना के पास जाके मिल जाती है सोन नदी में उत्तरी कोयल। इसकी लंबाई कितनी है? 255। और 225 किसका था? बराकर का था। याद रहेगा प्यारे भाइयों। निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल होता है? तो ये ब्राह्मणी जो नदी है ना, ब्राह्मणी, ये हमारी निकलती है दुधवा पहाड़ी से। दुधवा पहाड़ी से। कहाँ? दुधवा पहाड़ी से दुमका। दू से दुधवा, दू से दुमका, दू से दुधवा, दू से दुमका, याद रहेगा। और गुमरो एरो, कौन? गुमरो एरो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गुमला से। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला से है। देखो, इनमें से कौन सी नदी छोटानागपुर पठार से होकर बहते हुए नहीं बहती है? उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, बराकर। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी बहती है? तो सभी नदी बहती है उत्तरी छोटानागपुर से। उत्तरी कोयल भी, स्वर्णरेखा भी, बराकर भी। किऊल नदी झारखंड के कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो गिरिडीह से होकर गुजरती है किऊल नदी। ऑप्शन है हजारीबाग, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम। तो किऊल नदी जो है ना, वो गिरिडीह से होकर गुजरती है। यह गंगा की सहायक नदी है किऊल। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में भंडरिया ब्लॉक, गढ़वा जिले में, राज्य में ये प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? भंडरिया। ये छत्तीसगढ़ की नदी है कन्हर, और ये गढ़वा जिले में भंडरिया गांव में प्रवेश कर जाती है। याद रहेगा, जेपीएससी 2021 में पूछ दिया ये क्वेश्चन। गढ़वा जिले के भंडरिया में प्रवेश करती है कन्हर। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाली 2 मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? तो इसका बराकर और सकरी। कौन सी नदी है दोस्त? बराकर और सकरी।
गिरिडीह शहर में उसरी नदी के तट पर स्थित है ये। यह बराकर नदी की मुख्य सहायक नदी है। पारसनाथ पहाड़ी से शुरू होती है, बराकर में जाकर गिर जाती है। इसके अलावा बराकर और सकरी नदियाँ गिरिडीह जिले में बहती है। कौन कौन? बराकर और सकरी भी गिरिडीह जिले में बहती है। देवघर से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? तो देवघर से आपने देखा किसकी नदी उसकी होती है देवघर से? तो वहाँ जो बहती तो त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी निकलती है देवघर से, याद होगा आपको। देखो उद्गम स्थल नदियों के नाम। नजीन अजय नदी ये जमुई मुंगेर से निकलती है, जमुई मुंगेर बिहार। अमानत नदी चतरा से निकलती है। औरंगा नदी किसको लातेहार से निकलती है, टोरी से। बैतरनी ये ओडिशा से निकलती है। झारखंड की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, जो मैथन बांध है, मैथन बांध बराकर नदी पर स्थित है दोस्त, जिसकी ऊंचाई 165 फीट है। मैथन बांध जो है ना, ये सबसे बड़ा बांध है, इसकी ऊंचाई 165 फीट है। ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पहला भूमिगत बिजली स्टेशन है। क्या है? पहला दक्षिण पूर्व एशिया में पहला भूमिगत बिजली स्टेशन है। मैथन डैम किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। मैथन बांध निम्न में से स्थित है, धनबाद में स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन। ये 1958 में इसकी स्थापना हुई थी धनबाद में, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो मैथन डैम 1958 में बनी थी, धनबाद में स्थित है। मैथन डैम 1958 में बनी थी। रिपीटेड। दामोदर घाटी निगम कब अस्तित्व में आया दोस्त? तो 7 जुलाई 1948 को। फुल डेट याद रखना, 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो 7 जुलाई 1948 को, याद रहेगा। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो बांधों की कुल संख्या 8 है। 8 है, कितनी है? 8 है। झारखंड राज्य में कितनी विद्युत सिंचाई योजनाएं चल रही है? तो 8 चल रही है। कौन कौन? औरंगा, उत्तरी कोयल परियोजना, बताने परियोजना, अजय, बराज परियोजना, गुमानी, पुनासी, कांची, ओके, स्वर्णरेखा परियोजना। इन सभी बड़े बड़े परियोजना जो 8 है। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है दोस्त। चांडिल डैम जो स्थित है उस स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ये LDY कलेक्टर 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन है, बट फेमस क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है। चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी खरकई नदी पर स्थित है चांडिल डैम। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पर स्थित है दोस्त। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित है। यह बांध और जल केंद्र है, विद्युत केंद्र है। ये किसके लिए फेमस है? तो अभ्रक के लिए फेमस है। तिलैया जो है ना, अभ्रक के लिए फेमस है। कोडरमा जिला के साथ सटा हुआ है, हजारीबाग कोडरमा जिले के बीच में स्थित है ये। मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉरपोरेशन और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। मैथन पावर लिमिटेड जो है वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन और टाटा पावर की संयुक्त कंपनी है। ये झारखंड के किस जिले में स्थित है, किस स्थान पर स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। धनबाद में TT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन है, सब के सब, बस दिमाग का ढक्कन आप खोल के रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में और मांझी टाउन में छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? तो छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है, उसका नाम है गेतल सूद। यह रांची के और मांझी में स्थित है। यह कृत्रिम जलाशय है, कृत्रिम आर्टिफिशियल जलाशय है दोस्त। यह स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है यह डैम, और 1971 ईस्वी में खोला गया था। यह डैम जो है ना रुक्का डैम के नाम से जाना जाता है। तो गेतल सूद बांध जो है उसको क्या नाम से बोलते हैं? रुक्का डैम। अय्यर बांध जो है, अय्यर बांध वो दामोदर नदी पर स्थित है दोस्त। अय्यर बांध याद रहेगा, हाँ, अय्यर बांध दामोदर नदी पर स्थित है। मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य क्या नाम है? उससे मसानजोर जो बांध है उसको कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। यह दुमका जिले में स्थित है। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? कोनार कुंड प्रोजेक्ट जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? तो ये पालना डैम जो है ना स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो ऐसे याद रखना कि पालना डैम यानी कि
स्वर्ण रेखा, सोना का जो रेखा है ना, रेखा वो सोने की पालना रखी हुई है, तो स्वर्ण रेखा याद रहेगा। पालना डैम कहाँ, स्वर्ण रेखा। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि यहाँ दामोदर घाटी कोयले का भंडार है, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, आग्नेय चट्टानों का खनिजों भंडार है, पर्याप्त जंगल है। ये बहुत ही ट्रेजिक क्वेश्चन, फंसाने क्वेश्चन था जेपीएससी पीटी 2021 में, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन बोला था ये, तो जंगल की वजह से बहुत लोग कंफ्यूज कर गए। बट यहाँ क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि वाटर को मान लिया आयोग ने, होगा भी, क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है यहाँ पर। तो जलप्रपात, झरने, प्रचुर मात्रा के कारण झारखंड में नवीकरणीय संसाधन समृद्ध हैं। और जल क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। रांची में प्रमुख 4 झरने कौन कौन, दसम, जोन्हा, हुंडरू और सीता, याद रहेगा। झारखंड के छोटानागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक बहुत झरने हैं, तो रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। हुंडू रांची से कितनी दूर है दोस्त, तो 45 किलोमीटर, कितना याद रखना, 45, 4, 5। ये अनगढ़ा प्रखंड है ना रांची का, उसी जगह स्थित है। हुंडरू फॉल्स कौन सी नदी गिरती है हुंडरू फॉल्स पर, ये स्वर्ण रेखा है, तो हुंडरू फॉल्स से स्वर्ण रेखा नदी गिरती है, हुंडरू फॉल्स से स्वर्ण रेखा नदी गिरती है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहाँ 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो बूढ़ा घाघ ऑप्शन नहीं है, यहाँ हिरनी है, दसम है, जोन्हा है, हुंडरू है, तो यहाँ सबसे अधिक हुंडरू हो जाएगा। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, हुंडरू है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है, 320 फीट है, 98 मीटर है। ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। झारखंड सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बूढ़ा घाघ, बूढ़ा जो है ना वो सबसे ऊंचा है। रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो अभी देखा 98 मीटर है, 98 मीटर 320 फीट, 98 320 याद रहेगा, 98 320। स्वर्ण रेखा नदी हुंडरू फॉल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है दोस्त, तो 98 320 देखा था अभी अपने, तो 320 फीट। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण झरना है, तो हिरनी, मोतीझरा, रायरप्पा, कोलता नहीं। राजमहल पहाड़ी में मोतीझरा जलप्रपात सबसे फेमस है, मोतीझरा जलप्रपात। ये अजय नदी पर स्थित है। मोतीझरा कहाँ है दोस्त, अजय नदी पर स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात जो है वो अजय नदी पर स्थित है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। झारखंड सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा है दोस्त, जिसे लोध भी बोलते हैं। ये 143 मीटर और 468 फीट है। तो बूढ़ा कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 143। एक आर्टिकल है ना 143, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपने विशेष तौर पर कोई भी सलाह मशवरा ले सकता है। तो आर्टिकल 143 है, तो वही याद रखना हो। 143 468, कितना 143 468। लोध जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। औसतन 468 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऊंचाई से गिरती है। तो अभी आपने देखा कौन गिरती है और सबसे बड़ी है, तो लोध है, जिसको बूढ़ा घाघ जलप्रपात बोलते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी को प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात स्थित है, तो बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है माय डियर। झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा फॉल्स झरना के रूप में जाना जाता है, तो जोन्हा को ही गौतम बोलते हैं, जोन्हा को ही गौतम धारा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये 55 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झारखंड में किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, तो जोन्हा जलप्रपात, इसी के लिए इसका नाम पड़ गया गौतम जलप्रपात। हिरनी झरना स्थित है, देखो हिरनी जलप्रपात रांची के चाईबासा मार्ग पर पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। तो हिरनी याद रहेगा, पश्चिमी सिंहभूम। इसकी ऊंचाई कितनी है, 37 मीटर 121 फीट। तो इतना याद नहीं रखना है, हुंडरू को याद रखना है, दसम को याद रखना है। झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो हुंडरू रांची स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है ये।
हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है। निचला घाघरी जलप्रपात ये लातेहार में स्थित है। और रैरप्पा स्थित कहाँ, पलामू में, गलत बात है। रैरप्पा रामगढ़ प्रखंड में स्थित है, जहाँ अष्टभुजी माता दुर्गा की फेमस प्रतिमा और मंदिर स्थित है, जहाँ पर पर्यटन स्थल है और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। वो जगह काफ़ी मनोरम है। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्त? तो उसरी फॉल गिरिडीह जिला में स्थित है, याद रहेगा, गिरिडीह जिला में स्थित है। यहाँ पर स्थित है एक नदी, एक पहाड़ है, इसको बोलते हैं खंडोली पहाड़। तो खंडोली क्या, याद रखो, खंडोला, गाना सुने ना, मंडोला मंडोला। उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में है दोस्त? तो गिरिडीह जिले में है दोस्त। निम्न विकल्पों में दिए गए संयोजनों में कौन सा गलत है? तो सदनी शंख नदी पर है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, दसम कांची नदी पर स्थित है, दसम कहाँ, कांची नदी पर स्थित है, और पेरवा घाघ उत्तरी कोयल पर स्थित है। तो पेरवा घाघ जो है ना छाता नदी पर स्थित है, याद रहेगा, ये गलत था। घाघरी जलप्रपात जो है वो नेतरहाट में स्थित है। कहाँ? घाघरी जलप्रपात जो है ना वो नेतरहाट में स्थित है, उत्तर नेतरहाट में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात, निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? ये लोध बराकर जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी हुंडरू स्वर्णरेखा पर है, जोन्हा रारू पर है, दसम कांची पर है। तो लोढ़ा जो है ना, लोधा, वो बूढ़ा नदी पर स्थित है। ये 2016 में जेपीसी में आ चुका है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात स्थित है? कांची नदी पर। दसम कहाँ दोस्त? कांची नदी पर है, याद रहेगा। निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? कुंडा लातेहार में, गलत बात है दोस्त। कुंडा चतरा में है, यही गलत है। बाकी हेपाद गुमला में है, तमासीन चतरा में है, मुनिडी धनबाद में है। कहाँ है मुनिडी? धनबाद में। मुनिडी मटिंडा धनबाद में है। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल कथनों की पहचान कीजिए। वही क्वेश्चन था। गर्म पानी का, अब देखते हैं गर्म जलकुंड, गर्म पानी का तालाब कावा कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी का तालाब जो कावा है ना, कावा, यहाँ से पकड़ना, कावा से, क्यों कन्फ्यूजन हो सकता है। कावा है धनबाद में। ये मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो जो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसकी वजह से पानी गर्म आता है। क्या था दोस्त? नेक्स्ट है कि सूर्यकुंड गर्म पानी का स्रोत निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है दोस्त, ये हजारीबाग में है। और इसकी जो टेम्परेचर है वो 88 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट में 190 है। तो याद रखना 88 190, 88 190, क्या याद रखोगे? 88 190। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर। हजारीबाग सूर्यकुंड का टेम्परेचर कितना है? तो 88 190 अभी देखा, रिपीटेड। झारखंड में सर्वाधिक गर्म जलकुंड हजारीबाग वाला स्थित है। ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो दुमका में। ततलोई कहाँ है? दुमका में। एसआई मेंस 2017। ततलोई, दुमका, तातापानी, झरिया पानी, बारा पानी, रानी, बहल, भूमका, नूनबिल, गर्म जलकुंड दुमका में स्थित है। ये सब कौन कौन? ततलोई, दुमका, तातापानी, झरिया पानी, बारा झरना, रानी, बहल, भूमका, नूनबिल, ये सभी दुमका में स्थित है। झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? तो धनबाद में है। देखो क्वेश्चन क्या है कि गर्म पानी का झील क्या है? गर्म पानी का तालाब, गर्म पानी का तालाब बोल रहा है, तो तालाब याद रखना, तालाब बोले तो धनबाद। तेतुलिया, चरक खुर्द, सुसुम पानी, गर्म जलकुंड, ये धनबाद में स्थित है। तेतुलिया, सुसुम पानी और चरक, ये सब कहाँ स्थित है? धनबाद में। झारखंड के किस जिले में तोप चांची झील स्थित है? तोप चांची धनबाद में स्थित है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी झील धनबाद में स्थित है? ऑप्शन है हुडको, डिमना, जयंती, तोपचांची। तो तोपचांची स्थित है, याद रहेगा। तोपचांची झील कहाँ स्थित है? धनबाद में। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। झारखंड के किस शहर को हुडको झील कहा जाता है? देखो हुडको झील स्थित है। झारखंड किस शहर में हुडको झील स्थित है? तो जमशेदपुर स्थित है। जमशेदपुर में क्या है? हुडको स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है? तो हुडको।
कौन सा हुडको? कांके कहाँ देखो प्रमुख झील और उसका स्थान को देखते हैं। कांके रांची में है, कुडको जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है, तोमचांची धनबाद में है, धुरवा रांची में है। अब झारखंड की प्रमुख मिट्टी के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़, काली, लाल, बलुई मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो है झारखंड के समस्त क्षेत्र में पाई जाती है। लाल क्यों? लेटराइट मिट्टी लाल मिट्टी होती है। इसमें देखो ये झारखंड का जो क्षेत्र है ना, वो आर्कियन काल की चट्टानों मुख्यतः आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस क्षेत्र में हुआ था। झारखंड के 90% भूभाग में आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग सामान्यतः लाल होता है, लेकिन यह पीला, धूसर, भूरा, कहीं के गहरा काला रंग भी दिखाई पड़ता है। अभ्रक मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में पाई जाती है। सिंहभूम तथा धनबाद के कुछ हिस्सों में लाल मिट्टियाँ का मिश्रण पाया जाता है। लाल मिट्टी में अधिकांशतः टांड बोले तो ऊंची भूमि में दिखाई पड़ती है। यहाँ उसका रंग अपेक्षाकृत हल्का होता है। दोन जो निचला भूमि होता है, जो नीचे के क्षेत्र, उसे दोन बोलते हैं। इसे गहरे रंग की मिट्टी कही जाती है। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है दामोदर घाटी में, याद रहेगा, लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के किस भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का क्रम सोइल ऑर्डर राज्य में अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है? अगर साइंटिफिक नाम बात करें तो वर्टिसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और अल्टिपसोल। तो याद रखना, अगर साइंटिफिक नेम दे तो अल्टिपसोल। क्या दोस्त? लाल मिट्टी, अल्टिपसोल। तो अल्टिपसोल क्या बोलते हैं? लाल मिट्टी को बोलते हैं अल्टिपसोल। माइका युक्त झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाई जाती है? माइका युक्त कोडरमा, झुमरी तिलैया, सिंहभूम। तो सिंहभूम नहीं होगा, बल्कि कोडरमा और झुमरी तिलैया होगा। कोडरमा, झुमरी तिलैया, मंदार पहाड़ी के आसपास इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चिकनी मिट्टी, माइका युक्त, रेतीली, काली। तो माइका युक्त मिट्टी पाई जाएगी। हजारीबाग के आम तौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है हजारीबाग में? तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी दोस्त? रेतीली मिट्टी। या मोटे अनाजों हेतु उपयुक्त है। छोटे नागपुर में फुफ्फुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन? फुफ्फुस बलुआ मिट्टी क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की मिट्टी का स्थानीय नाम गौरिस है? तो बलुआ पत्थर, जो बलुआ मिट्टी है ना, बलुआ दोमट मिट्टी जो है उसका नाम गौरिस है। क्या है दोस्त? गौरिस है। चिकनी मिट्टी केवल चिट्टा, नगरा, गोबरा, ये सब इसका नाम है। बलुआ को बोलते हैं गौरिस, बाला, जरिया, गिटाल, हासा। दोमट को खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर और अराहासा। देखो, राजमहल पहाड़ी में इनमें से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो राजमहल क्या है? वो लावा पठार से बना हुआ है। वहाँ पर जो जीवाश्म की क्वांटिटी अधिक है, तो काली मिट्टी पाई जाएगी। ओके, ये कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। राजमहल ट्रैप मिट्टी पर धान और चना की अच्छी फसल होती है, याद रहेगा माय डियर। यस। झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो रांची, पश्चिमी हिस्सा, पलामू, संथाल, राजमहल। तो राजमहल में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो काली मिट्टी के लिए प्रधानता है। दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब हो गई दोस्त? व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति कारण, कम पानी रोक रखने की क्षमता कारण, सभी तीनों। दुमका, इसीलिए बेचारे दुमका थोड़ा गरीबी से पीड़ित है। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल में पाई जाती है झारखंड में। छोटे नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्त। डायरेक्टली आंसर देखता हुए चलते हैं हम लोग। कृषि विभाग के अनुसार से झारखंड के कितने कृषि जलवायु उप विभागीय क्षेत्र में बांटा गया है? झारखंड को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन? उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार तथा दक्षिण पूर्वी पठार। 3 क्षेत्र में बांटा गया है। तो याद रखना 3। कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया? 3। फिर वही क्वेश्चन है, कितने प्रदेश? 3 प्रदेश में बांटा गया। झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्र में बांटा गया? 3। कौन कौन? खरीफ, रबी और जायद। कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा 3 राज्यों में वर्ष 2013 में शुरू किया गया था।
ये 2016 जेपीएससी में पूछा था। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, वन, उद्योग, खनन। तो कृषि है दोस्त, लगभग 70 to 80% जनसंख्या इस पर डिपेंडेंट है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है दोस्त? 17%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोले तो जहाँ सिंचाई का प्रॉपर व्यवस्था है, इरिगेशन का प्रॉपर व्यवस्था है। झारखंड राज्य के कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? तो 38 लाख हेक्टेयर। हेक्टेयर में बात करें तो 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या कितनी है? अप्रॉक्स 80% है। कितना है? अप्रॉक्स 80% है। झारखंड कितनी प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र में लगी है? वही रिपीटेड। कृषि कितने प्रतिशत भूमि पर उपयोग किया जाता है? वो 23% भूमि जो है ना झारखंड का, वो कृषि के लिए उपयुक्त है, याद रहेगा। झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? जो श्रमिक हैं, डिपेंडेंट तो 80% है, बट कृषि श्रमिक जो है ना वो 45% है। तो बाकी लोग कितनी बेरोजगार हैं, कितने डिपेंडेंसी है भारत में और झारखंड में? चावल झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत कितने परसेंट जिसके अंतर्गत कितने परसेंट फसल आते हैं? तो 80%। झारखंड में कुल कृषिगत भूमि का 80% चावल उत्पादन हेतु लगा हुआ है। धान उत्पादन हेतु 75 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 75 से 2 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। औसतन टेम्परेचर जो होती है वो 9 से 27 डिग्री होनी चाहिए। तो याद रहेगा, चावल के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए और 9 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए। इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो धान है, मुख्य रूप से बोले तो धान। कौन सी झारखंड के मुख्य खाद्य उत्पादन है दोस्त? तो चावल, धान। कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना परसेंट असिंचित है? तो 92% बोल रहा है ये। 92% क्या है? असिंचित है, जहाँ पर इरिगेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जहाँ डायरेक्टली प्रकृति द्वारा पानी नहीं गिरती है, वो क्षेत्र में सूखा की प्रधानता होती है। देखो, झारखंड कृषि स्तर प्रदर्शन है क्या है दोस्त? राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है। जो यहाँ का जो परफॉर्मेंस है एग्रीकल्चर का, वो राष्ट्रीय स्तर से बहुत निम्न है। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का परसेंट कितना है? 4.2। लगभग 5% जो जमीन है ना वो झारखंड का वो बंजर है। पलामू जिला तिलहन का अधिकतम उत्पादन करता है। किसका? सरसों का। किसका करता है दोस्त? सरसों का करता है। तो पलामू जिला जो है सबसे अधिक सरसों का करता है। इनमें से कौन से झारखंड का एक गर्मा फसल नहीं है? तो सरसों नहीं है। बाकी मूंगफली है, मक्का है, सब्जियां है। मक्का मूंगफली खरीफ फसल है, सरसों रबी फसल है, तथा सब्जियां जो है सब्जियां गर्मा या जायद फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों। तो सरसों का बीन मेनली झारखंड में उगाया जाता है दोस्त। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा की जाती है? तो 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती है, रबी, खरीफ और जायद। इनमें से कौन सी रबी की फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो बाजरा, मक्का, मूंगफली। तो चना जो है ना रबी की फसल उगाई जाती है। पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो तिल का तेल जो है पलामू में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, याद रखना, तिल। झारखंड के किस फल का उत्पाद सबसे अधिक है? केला, अमरूद, करौंदा। किसका है? आम का। किसका दो? आम का है। भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? झारखंड का पहला स्थान है। लाख के उत्पादन में झारखंड का पहला उत्पादन है। ये पूरे भारत का लगभग 54.60% यानी 54.60%, यानी कि 55% लगभग अकेला उत्पादन करता है लाख का। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? उसका नाम क्या है? लीची दिया हुआ है, लीची। तो कुछ प्रदेशों में लीची उत्पादन होता है।
बाकी चीकू पपीता स्ट्रॉबेरी वगैरह से ज़्यादा ही क्वांटिटी होता है। मेनली तो बिहार में होता है लीची, मुजफ्फरपुर एरिया में। आदिवासी क्षेत्र में खेती का मुख्य रूप क्या है दोस्त? तो शुष्क भूमि की खेती है। क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में ना मुख्य रूप क्या है खेती का? और शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में बेचारे कृषि करते हैं। झारखंड में कई जगहों पर जहाँ सीढ़ीदार क्षेत्र है, ताकि क्या होगी, यहाँ बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा, सीढ़ी रूप में नीचे तक चला जाएगा। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? हजारीबाग का प्रदेश है, निचली स्वर्ण घाटी का प्रदेश है, या रांची पठार का प्रदेश है, या उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश है? तो ये उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश देख रहे हो ना, साहेबगंज, लातेहार, साहेबगंज, पाकुड़ का एरिया, वो क्या है, जलोढ़ प्रदेश है। तो वहाँ पर बहुत पानी होता है, अच्छा खासा वर्षा हो जाती है वहाँ। इनमें से कौन सा झारखंड में मुख्य फसल नहीं है? झारखंड का मुख्य फसल नहीं है। गर्मा, खरीफ, जायद, रबी तो सभी होता है, बट जायद फसल यहाँ थोड़ा कम हो पाता है, तो नहीं है मुख्य तौर पर। झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से होती है। कहाँ होती है? सूखी भूमि की खेती। झारखंड में शुष्क क्षेत्रों में खेती मुख्य रूप से सूखी भूमि की खेती कहलाती है। शुष्क बोले तो सूखा। झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर भूमि है? तो बंजर भूमि 5%, कहीं 7% दिया है, तो याद रखना 5 से 7%, जहाँ ऑप्शन देगा 7 लगा देना। झारखंड राज्य को कितनी कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? झारखंड को कितनी पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है दोस्त? तो 7। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना % है? 15, 20, 10, 5। जो मुख्य रूप से सर्वोत्तम स्तर से जो जोते हुए जो क्षेत्र है ना, वो 5% है। कितना दोस्त है? 5% है। देखो, IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? झारखंड में कि सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्या होती है? ये JPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद जो गर्माहट होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2009 तक वर्षा की समान औसत 951 मिलीमीटर थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वो कौन सा जिला है दोस्त? ये 2021 JPSC में पूछ चुका है, 7 JPSC में पूछ चुका है दोस्त। तो ये हमारा साहेबगंज का जिला, जो वहाँ हमेशा अधिक वर्षा होती है। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन जो कि MS किस अवधि में चलता है? तो वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष सितंबर तक चलती है। ये 7th JPSC 2021 में पूछ चुका है दोस्त, याद रखना तो पड़ेगा किसी कीमत में, चाहे जो कर लो, लड़ना तो पड़ेगा। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित क्या होता है? जो जूट का जो फॉर्म है ना, मेस्टा, वो झारखंड में इसका प्रोडक्शन होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का उत्पादन करता है? तो टसर। किस किस्म का उत्पादन करता है दोस्त? टसर का। लगभग 70 से 80% झारखंड में होता है। खरसावां, कुचाई, ऑर्गेनिक रेशम उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। झारखंड में सिंचाई जो क्षेत्र है वो 3.07 लाख हेक्टेयर तक फैला हुआ है, जो सिंचित क्षेत्र है ना वो। झारखंड की पूरी क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर। झारखंड में सिंचित क्षेत्र कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है दोस्त? तो 12% है। कितना है? झारखंड कृषि प्रधान देश है, तो कुल कृषि भूमि की सिंचाई % कितना है? 12% है। तो सिंचित भूमि को लेकर थोड़ा सा डेटा में डिफरेंस हो जाता है, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 9 भी दे देता है, तो ये देखते हुए चलना आपको। झारखंड नहर सिंचाई में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, या पर्याप्त वर्षा है, या शुष्क खेती करते हैं। ये 2021 JPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्यों है? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो नहर सिंचाई रूप से ठीक से पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए पिछड़ जाता है नहर में ये। जबकि बिहार में देखो नहर समतल भूमि पर मैदान में कितना फेमस है। यूपी में देखो। झारखंड में नलकूप द्वारा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? लोहरदगा में। ऑप्शन क्या दिया? गोड्डा, पलामू, रांची, लोहरदगा। तो रांची में होती है। तो सबसे अधिक
सबसे अधिक सिंचाई होती है वो कुआं से होती है, कितना 37%। फिर तालाब से कितना 30%। फिर नलकूप से 2%। याद रहेगा, कुआं, तालाब, नहर। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तरी कोयल परियोजना जो स्थित है वो हमारे झारखंड बिहार में स्थित है, झारखंड बिहार में स्थित है। कोनार सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है दोस्त? तो हजारीबाग में है कोनार नदी, सब जानते हैं कोनार नदी का हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, क्या है कि झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड में स्थित है, किस जिला में स्थित है? तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है। रेशम वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग विकास निगम झारक्राफ्ट का विकास 2006 में किया गया था। जैविक टसर सिल्क का एकमात्र उत्पादन झारक्राफ्ट है। एक कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देता है। भारत राज्य में रिपोर्ट, भारत जो है राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना % भूभाग वन क्षेत्र है? पूरे देश का कितना % में झारखंड का जंगल आता है बताओ? 3.49%, यानी कि 3.5%। याद रहेगा, पूरे भारत का जंगल, झारखंड का जंगल पूरे भारत के जंगल कितना % है? 3.5%। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना % जंगल के अंतर्गत आता है? तो 29.33। पूरे नेशनल स्तर पर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? 33, जबकि झारखंड का कितना है? 29.33। याद रहेगा, 29.33% क्षेत्र पर झारखंड का जंगल आता है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना % जंगल का अंतर्गत आता है? तो अभी देखा 29.33। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना % जंगल के अंतर्गत आते हैं? रिपीटेड, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन पेड़ों का आच्छादन कितना है? तो 0.08 हेक्टेयर है। कितना है दोस्त? 0.08 हेक्टेयर है। झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक वन स्थित है? तो लातेहार में स्थित है, बट परसेंटेज वाइज कहाँ स्थित है? चतरा में। झारखंड का कुल कितने % क्षेत्र पर वन स्थित है? तो 29.33 है, सभी जानते हैं 29.33 स्थित है। झारखंड के वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्रफल कितना है? 29.33। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार से झारखंड में कुल कितना वन आवरण है? 29.33, बट 29.62 दिया हुआ है। यस, सही। जेपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % वाइज वन है? तो जामताड़ा में दोस्त, जामताड़ा में सबसे कम है, जंगल है। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है माय डियर दोस्त। देखो 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार से झारखंड का 14वां स्थान है पूरे देश में, और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां स्थान है जंगल में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदल दिया गया जिससे कि वन उत्पादों और अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गया? तो भारतीय वन अधिनियम के तहत इसे उपेक्षा का शिकार करना पड़ा गांवों को, और संरक्षित रूप में बदला गया जिससे कि वन उत्पादों और अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए। देखो, एक है जेस्को लैंप, झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? वो है लाह उत्पादन। क्या दोस्त? लाह उत्पादन। साल के लिए बीज के महत्वपूर्ण स्थान क्या है? औषधीय तेल है और खाद्य तेल है। औषधीय तेल और खाद्य तेल है। झारखंड में किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रांची में होता है लाह का सबसे अधिक उत्पादन। झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन रांची में होता है दोस्त। राष्ट्रीय हरित मिशन, क्या? राष्ट्रीय हरित मिशन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में मैदानी मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू किया गया है?
तो ये झारखंड सरकार झारखंड में शुरू किया गया है दोस्त, झारखंड में शुरू किया गया है। झारखंड में मौजूदा वन घनत्व सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा झारखंड में राष्ट्रीय हरित मिशन शुरू किया गया है। लैक्स शब्द संस्कृत किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो लक्ष्य 2013 में जेपीसी में पूछ चुका है ये दोस्त। झारखंड में वन कोटियाँ स्थित है, क्या है? उष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, झारखंड के वन कोटियाँ स्थित है। आपने देखा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय विस्तृत वन भी पाए जाते हैं। तो सही प्रकार के वन पाए जाते हैं कांस्टेबल 2019 में। झारखंड वन विभाग ने हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी को स्थापना की है, जो कि प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। ये कहाँ पर है? पेट्रावार बोकारो में स्थित है। जेपीसी 2021 में पूछा था ये। झारखंड वन विभाग के द्वारा पेट्रावार बोकारो में एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी का उद्घाटन किया गया है। हर्बल पार्क दुमका में बनाया जा रहा है। राज्य का पहला हर्बल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दुमका में बनाया जा रहा है। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए विशेष कर लिया गया जाता था। इस कर का क्या नाम था? इस कर का क्या नाम था? दलकट्टी नाम था। क्या नाम था? दलकट्टी। ये भी जेपीसी 2021 में पूछा गया था। सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। पूरा देश जानता है इसे, क्योंकि सारंडा नक्सलाइट के लिए पूरा आज़ादी के बाद से फेमस रहा है, अब बहुत कम हो गया है। जेस्को लैम्प झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सरकारी संस्था है। या विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए फेमस है? तो लाह उत्पादन के लिए फेमस है। कौन से? लाह उत्पादन के लिए फेमस है ये, लाह उत्पादन के लिए फेमस। ओके माय डियर दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो पूरी दुनिया जानती है एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है बेतला। कौन सा? बेतला। बेतला कहाँ है दोस्त? तो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, ये लातेहार जिला में स्थित है। बेतला किसके लिए है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस और एक्सिस। ओके बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिले में स्थित है, लातेहार जिले में स्थित है। अब पार्क अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक स्थल कौन सा है? बेतला है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिले में स्थित है दोस्त। झारखंड के लातेहार जिले में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बेतला है, बेतला। बेतला याद रहेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दिया गया, अधिसूचित किया गया? तो 1986 में याद रहेगा। 1986 में क्या आया था? पर्यावरण एक्ट आया था, भारत का पर्यावरण एक्ट आया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है लातेहार जिला में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में स्थित है। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित स्थान है? तो लातेहार, बेतला में। बेतला लातेहार रिपीटेड, फिर से बेतला लातेहार रिपीटेड, बेतला लातेहार रिपीटेड, बेतला लातेहार रिपीटेड। झारखंड किस सेंचुरी के क्षेत्रफल सबसे अधिक स्थित है? डालमा, महुआ टांड, पारसनाथ, पलामू सेंचुरी। तो पलामू सेंचुरी दोस्त ये 2021 जेपीएससी में पूछ चुका है। इसकी स्थापना 1976 में किया गया था। इसकी स्थापना 1976 में किया गया था। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थान है? तो पलामू है, पलामू। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो पलामू सेंचुरी हुई थी। पलामू सेंचुरी कब? 1976 में। देखो पलामू सेंचुरी 1976 में हुआ। यस। तोप चांची 1978 में हुआ। गौतम बुद्ध 1976 में हुआ। उधवा झील 1991 में हुआ। महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? महुआ टांड कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। याद रहेगा महुआ टांड कहाँ स्थित? लातेहार में स्थित है। महुआ टांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में स्थित है दोस्त। 2000 जेपीएससी 2016 में पूछ चुका है क्वेश्चन। वीडियो में बने रहिए मेरे भाइयों बहनों। आपका जो तैयारी है उसके लेवल को मैं ठीक करवाऊंगा। झारखंड में दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है माय डियर।
1976 में इसकी स्थापना की गई थी। हाथियों के लिए फेमस है ये, हाथी दादा देखना है तो जाइए दालमा, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दालमा में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम दालमा। दालमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी। 1976 में पूर्ण रूप से हो गया था ये, तो 1976 याद रखना है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 195। कितना दोस्त? 195 किलोमीटर में फैला हुआ है। 195 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दालमा अभयारण्य दालमा हिल्स के नाम से जाना जाता है, रिपीटेड है। दालमा पूर्वी सिंहभूम रिपीटेड। दालमा एलिफेंट। दालमा की स्थापना कब हुई? 1976 में हुई। रांची स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है? भगवान बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान। आप लोग घूमे होंगे, भगवान नाम रख दिया गया है बिरसा जी को। बिरसा प्राणी उद्यान कहाँ है? तो बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान रांची में स्थित है। झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है दोस्त? रांची में स्थित है। झारखंड में बहिर्जात और बाह्य स्थान संरक्षण स्थान क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बिरसा जैव उद्यान को कहा जाता है। बेतला, पलामू, पालकोट। तो ये 2021 में पूछा गया जेपीएससी में। ये है बिरसा मुंडा जैव पार्क है। ये क्या है? एक्सी2 है। एक्सी2 बोले तो जहाँ पर बाहर से ला करके प्राणियों को बसाया गया है, वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है। याद रहेगा मेरे भाइयों, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो लावालौंग। ऑप्शन क्या है? लावालौंग, चतरा, महुआ टांड, लातेहार, दालमा, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग। कौन सी है दोस्त? यहाँ ऑप्शन के अनुसार से लावालौंग है। लावालौंग कितना है? 211 किलोमीटर। चतरा महुआ टांड मात्र 63 किलोमीटर है, लातेहार में है। दालमा 193 है या 195 जो बोलिए। हजारीबाग 186 किलोमीटर है। तो लावालौंग यहाँ सबसे बड़ा है। कहाँ लावालौंग? लावालौंग। लौंग बोले तो चतरा। लावालौंग जंतु अभयारण्य कहाँ है दोस्त? चतरा में स्थित है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? कोलेरू, कामलांग, सोनाई, ये सब आउट ऑफ झारखंड है, बट हजारीबाग में है। याद रहेगा। कोलेरू आंध्रा में है, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है। जहाँ लांग आ जाए ना समझ लेना अरुणाचल है। सोनाई असम में है। किस वन्य प्राणी आश्रययानी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो हजारीबाग जो नेशनल पार्क है उसे 1955 में स्थापित किया गया था उसे। पालकोट कहाँ स्थित है दोस्त? पालकोट, कितना सुंदर नाम है पालकोट, ये गुमला जिले में स्थित है। पालकोट आश्रयनी गुमला में है, रिपीटेड। तोपचांची कहाँ है दोस्त? तोपचांची, चाची नहीं तोपचांची, ये धनबाद में है। तोपचांची कहाँ है? तोपचांची धनबाद में है। झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, कौन से नहीं है? पारसनाथ, गौतम, दालमा, हजारीबाग। तो पारसनाथ, दालमा, हजारीबाग एवं गौतम बुद्ध वन्यजीव झारखंड में स्थित है। पारसनाथ अभयारण्य झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, तो सभी स्थित है यहाँ पर। झारखंड में किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है माय डियर? बताइए, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह है कोडरमा में, याद रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है? कोडरमा, लावालौंग, भीमबांध। तो भीमबांध नहीं है, बाकी कोडरमा, हजारीबाग, लावालौंग सभी है, तो भीमबांध नहीं है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार में है। रॉक गार्डन कहाँ पर है दोस्त? रॉक गार्डन रांची में है। रॉक गार्डन रांची में है, पिकनिक हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है इसे। जुबली पार्क जमशेदपुर में है दोस्त, जुबली पार्क जमशेदपुर में है। ओके, शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है? ये हजारीबाग में है, शहीद निर्मल महतो पार्क। ये 33 एकड़ में क्षेत्र में फैला हुआ है। झारखंड सरकार ने राज्य में विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंध योजना शुरू किया गया है। तो 10 वर्षों के लिए शुरू किया गया। कितना? ये 10 वर्षों के लिए वन्यजीव अभयारण्य में एक योजना शुरुआत किया गया जिससे उसका डेवलपमेंट हो सके। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? उसे वो सरंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरंडा। निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता? महुआ टांड जो है वो लातेहार में स्थित है। कहाँ दोस्त? लातेहार में। तोपचांची धनबाद। उधवा झील कहाँ है? उधवा झील साहिबगंज में है दोस्त, और लावालौंग चतरा में है।
तो महुआ टाँड़ जो है वो लातेहार में है। कहाँ? लातेहार में। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैद एवं हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? वो बिरसा मृग विहार है ना, वही हिरण के लिए फेमस है। ये खूंटी के कालामाटी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? खूंटी के कालामाटी क्षेत्र में स्थित है ये। झारखंड में जवाहर नेहरू पार्क कहाँ स्थित है? वो टाटा स्टील बोकारो में स्थित है। टाटा स्टील बोकारो में स्थित है। अब झारखंड में ऊर्जा संसाधन देखो। झारखंड के ऊर्जा संसाधन, अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत में झारखंड का अधिकतम ऊर्जा है उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा में बात किया जा रहा है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ज्वारीय ऊर्जा नहीं, बिल्कुल नहीं। झारखंड कोई समुद्री किनारे थोड़ी बसा हुआ है जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करेगा। पवन ऊर्जा नहीं। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी नहीं। सौर ऊर्जा में अच्छा कर रहा है झारखंड। ओके, याद रहेगा। झारखंड में स्थित बिजली की क्षमता कितनी मेगावाट है? तो 2237। याद रखना, 2200 और 2300 के बीच को आंकड़ा है ना, तो उसे टिक लगा देना। अभी झारखंड में कुल स्थापित कितना है? अभी जो है ना वो बढ़ चुका है, तो 2734 हो चुका है दोस्त। 2734 लगभग 2800 मेगावाट। याद रखना, लगभग अप्रॉक्स कितना? 2800 मेगावाट। जब भी पूछेगा अप्रॉक्स में ही पूछेगा, 200-300 का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। झारखंड में किस नदी के तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो सब जानते हैं, बराकर पर स्थित है। झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तिलैया में। पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तिलैया में। तिलैया जल विद्युत स्टेशन कहाँ स्थित है? बराकर पर। रिपीटेड। झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है दोस्त? झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया में स्थित है। दिमाग के ढक्कन खोल के रखिए मेरे दोस्त, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कंपटीशन तगड़ा है तो आपको भी तगड़ा बनना पड़ेगा। तूफान में वही दिए जलेंगे जिस दिए में दम होगा, क्योंकि अभी गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है। झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगावाट परियोजना की अनुमानित क्षमता कितनी है? 3960 मेगावाट परियोजना है। कितना? 3960 मेगावाट परियोजना है। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चांडिल स्वर्ण रेखा पर, ठीक है। SI 2017 में चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है दोस्त? स्वर्ण रेखा पर स्थित है चांडिल। मैथन परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो मैथन धनबाद में है। ठीक है। मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। ये झारखंड में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली, DVC टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी कहाँ स्थित है? तीनों को मिलाकर धनबाद में स्थित किया गया है। किस नदी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर प्रोजेक्ट स्टेशन स्थित है? तो वो है दामोदर पर। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो वो दामोदर पर स्थित है। धनबाद के मैथन में बराकर नदी पर मैथन हाइडल पावर स्टेशन स्थित है। यह दामोदर नदी पर पंचेत हाइडल पावर स्टेशन की स्थापना किया गया है। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगी? ठीक है, तो धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सभी क्षेत्र से गुजरेगी, बट पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगी। देखो 12 क्षेत्र हैं जो कि जहाँ से ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट गुजर रही है। कौन कौन? झारखंड के 12 जिले कौन कौन? चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, सरायकेला, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम। ओके। जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, गेल के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, उसके अधीन चलाया जा रहा है। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड को निम्नलिखित में से किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर किया गया है? वह गेल ही काम कर रहा है ना यहाँ पर। तो गेल काम कर रहा है माय डियर। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट फिर से यही क्वेश्चन है। जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन जो है किसके अंतर्गत कवर किए गए राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से नहीं है? तो उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, बट यहाँ क्या है? मध्य प्रदेश नहीं है। अब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पाँच स्टेट से मेनली जो पाइपलाइन है जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन गुजर रही है। कहाँ? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, लेकिन मध्य प्रदेश तो नहीं है। कोनार विद्युत गृह पावर स्टेशन
निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है कोनार। झारखंड में तेनूघाट बोले तो बोकारो पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। कहाँ? तेनूघाट बोकारो। निम्नलिखित में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? पंचेत नहीं है। बाकी चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है दोस्त। भारतीय विस्फोटक लिमिटेड भी है। तेनूघाट थर्मल पावर लिमिटेड भी है। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन भारतीय विस्फोटक लिमिटेड। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन बोकारो जिला में स्थित है। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 1965 में किया गया था। देखो, भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो के थर्मल पावर स्टेशन की इकाई के लिए कितने मेगावाट थर्मल पावर की इकाई शुरू की है? तो 500 मेगावाट। तो भेल ने जो शुरू किया वो 500 मेगावाट है। कितना दोस्त? 500 मेगावाट। झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तिलैया पतरातू, तिलैया देवघर, देवघर गढ़वा और गढ़वा बोकारो। तो याद रखना तिलैया और देवघर। झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के तहत तिलैया और देवघर का चयन किया है। यहाँ पर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मॉडल एजेंसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। कोयल कारो जो जल विद्युत परियोजना है वो झारखंड में स्थित है। तेनूघाट जो है वो ताप विद्युत केंद्र है। क्या है दोस्त? ताप विद्युत केंद्र है, बोकारो जिला में स्थित है तेनूघाट। याद रहेगा माय डियर। तो आज की क्लास हो गई एंड। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और एक बार रिवीजन मोड में डाल करके 1.5 समथिंग स्पीड करके आप इसे सुनिए, और इस वीडियो को अधिक सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने लोगों तक। थैंक यू सो मच वीडियो सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आप जल्दी सफल हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर।